हेलो स्टूडेंट्स, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में अब तक हम इस चैप्टर के अंतर्गत मूल रूप से क्षण चुंबक के आसपास बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को समझ गए थे। इसके बाद में हमने किसी सीधे तार या सीधे चालक तार या धारावाही चालक के आसपास बनने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा तथा उनके आकार की जानकारी ली। अब हम यहाँ पर और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को समझने के बाद हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम किसी वृत्ताकार पाश या वृत्ताकार लूप के आसपास बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। तो वृत्ताकार पाश होता क्या है? मान लेते हैं कि कोई सीधा स्ट्रेट वायर है या तार है या छड़ है जो एक सीधा धारावाही चालक है। इससे विद्युत धारा ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करवाई जा सकती है। इस अवस्था में इसके आसपास बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसकी आकृति जो होगी वो वृत्ताकार होगी और इसके अलावा उसकी जो दिशा होगी वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से हम पता कर सकते हैं। अगर इस समय मैं ये कहूँ कि विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस दिशा में बनेगा। लेकिन यदि मैं इसे घुमा करके, इसे मोड़ करके और एक लूप यानी कि पाश की आकृति में परिवर्तित कर दूं तो इस पाश के आसपास बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? सबसे पहले हम आपकी कल्पना शक्ति की ओर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये अभी सीधा धारावाही चालक ही है और इसके प्रत्येक बिंदु पर छोटे छोटे वृत्त बन रहे हैं, छोटे और बड़े भी होते चले जा रहे हैं। जब मैं इसे गोल घुमा दूंगा तो वे सभी वृत्त इस लूप के केंद्र में एक सीधी रेखा में बदल जाएंगे। इसका अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते कि इस बिंदु पर, यहाँ पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर सिर्फ हम दो बिंदुओं पर बनने वाले वृत्तों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटा वाला वृत्त इस रूप में बनेगा, उससे बड़ा वाला वृत्त उससे बड़ा, उससे बड़ा वाला उससे बड़ा। इस तरफ भी ऐसे ही वृत्त छोटे से लेकर बड़े तक होते चले जाएंगे। जैसे जैसे वृत्त बड़े होंगे उनका जो वक्र है यानी कि उनका जो घुमाव है वो फैलता जाएगा और अंत में बीचों बीच आने पर हमें एक स्ट्रेट यानी कि एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो जो वृत्ताकार लूप होता है उसका अर्थ ये होता है कि उसके केंद्र में बनने वाली सभी चुंबकीय बल रेखाओं का आकार एक सीधी सरल रेखा में परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर एक चित्र बना रखा है, मैं उससे भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं और पुनः एक अन्य चित्र की सहायता से हम इसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी जो वृत्ताकार लूप होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हालांकि एक वृत्ताकार लूप को आप एक वृत्त के रूप में, जैसे कि कोई कड़ा या किसी चूड़ी के रूप में इमेजिन कर सकते हो। आप सामने से देखने पर तो उसे स्पष्ट वृत्त दिखाई देना चाहिए, किंतु मैंने इस चित्र में उसे 3D आकृति बनाने के लिए उसको थोड़ा घुमा दिया है। जब मैं उसे थोड़ा घुमा दूंगा तो सीधी सी बात है वो एक अंडाकार आकृति की तरह दिखाई देगा और उसके आसपास बनने वाली उसके सिर्फ हमने दो बिंदु लिए हैं, एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। हालांकि जो चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी वो तो हर एक बिंदु पर बनेगी इस पूरे के पूरे पाश में, क्योंकि यही पाश सीधा करने पर एक धारावाही चालक बन जाएगा और उसी चालक के हर बिंदु पर वृत्त बनेंगे। तो हर बिंदु पर वृत्त बनाया जाना यहाँ पर संभव नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ दो बिंदुओं, एक सबसे ऊपर ऊर्ध्वाधर और एक सबसे नीचे वाले बिंदु पर वृत्तों का निर्माण किया है। ये वृत्त वास्तविकता में चुंबकीय बल रेखाएं हैं जिनका आकार वृत्ताकार ही है, क्योंकि सीधे धारावाही चालक को मोड़कर ही लूप बनाया, मोड़कर ही पाश का निर्माण किया गया है, इसलिए इसमें बनने वाली चुंबकीय बल रेखाएं भी वृत्ताकार ही होंगी। लेकिन जो नई बात है, पाश में नया क्या है? अगर इसे सीधे धारावाही चालक के द्वारा ही बनाया गया है तो इसका निर्माण करने का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब हम किसी धारावाही चालक को पाश में बदल देते हैं, सीधे चालक को मोड़ करके उसका यदि पाश का यानी कि लूप का निर्माण, इसे इंग्लिश में लूप कहा जाता है, तो यदि हम लूप के रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं तो बीचों बीच आने पर आप जरा इस बात का अध्ययन करिएगा कि सबसे पहले सबसे छोटा वृत्त उसी बिंदु का उससे बड़ा और जैसे जैसे वृत्त बड़े होते जाएंगे ये जो घुमाव है, ये जो वक्र है, ये फैलते जाएंगे और जैसे यहाँ घुमाव बहुत अधिक तीव्र है, जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है घुमाव में कमी आती जा रही है मतलब वो फैलता जा रहा है और अंत में बीचों बीच आने पर हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो जाती है बीचों बीच आने पर। इसी प्रकार ऊपर वाले बिंदु को भी यदि हम अध्ययन करें तो हम ये प्राप्त करते हैं कि उससे नज़दीक के जो घुमाव है वो तो अत्यधिक तीव्र है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा घुमाव फैलते जाएंगे और अंत में आपको यहाँ से भी एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। तो ये जो लूप होता है यानी कि जो पाश होता है, इसकी खासियत ये होती है कि हमने तो यहाँ पर सिर्फ दो बिंदु लिए हैं, आप यहाँ पर भी एक बिंदु, यहाँ पर भी एक बिंदु और ऐसे अनगिनत बिंदु से बनने वाले विभिन्न वृत्तों को यदि आप यहाँ पर निर्माण करते हैं तो उन सभी वृत्तों की जो सीधी सरल रेखा होगी वो इस पाश के केंद्र में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए इस पाश के केंद्र में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विद्युतीय क्षेत्र बनेगा, यानी कि बहुत ही उच्च विद्युतीय क्षेत्र या यूं बोलो कि चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इसलिए जब एक सीधी सरल रेखा वाला या धारावाही चालक है
तो उससे बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम हो सकती है। किंतु यदि हम उसे उस सीधे धारावाही चालक को यदि हम घुमा करके पाश में बदल दें तो इस पाश के केंद्र में बनने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अत्यधिक हो जाएगी। यानी कि यहाँ हम इसे मोड़कर क्या कर रहे हैं, यहाँ हम इसे मोड़कर इसमें बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा रहे हैं। तो जो लूप होता है, जो पाश होता है, उसके केंद्र में, उसके अंदर की ओर, ये वैसे तो उसके बाहर की ओर भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, किंतु उसके अंदर की ओर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र किसी सीधे धारावाही चालक के मुकाबले अधिक होता है, क्योंकि यहाँ आपने बनने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ पर उनकी तीव्रता बढ़ गई, क्योंकि देखो यहाँ एक सर्कल बनता, यहाँ बनता, यहाँ बनता, यहाँ बनता, ऐसे वृत्त खूब सारे बनते। आपने उन्हें सभी वृत्तों को एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिया, तो यहाँ पर एक केंद्र में बहुत अधिक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र जो है बन जाएगा। यदि इसे किसी और तरीके से देखें तो हम यहाँ एक साधारण सा छोटा सा क्रियाकलाप कर लेते हैं। वो क्रियाकलाप कुछ इस प्रकार है कि मैंने यहाँ पर एक तांबे के तार का या तांबे की छड़ को मोड़ करके और एक लूप बनाया है। उसे मैंने कार्डबोर्ड की एक शीट के में 2 छेद करके और उसे वहाँ पर धंसा करके उसको उसके अंदर लगा करके और नीचे की ओर से उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैं आपको इसको समझाने के लिए अपनी हथेली का उपयोग करूँगा। मान लेते हैं कि ये लूप है और इसके नीचे के जो दोनों हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों को बैटरी के दोनों सिरों से मैंने कनेक्ट कर दिया। इस तरफ धन सिरा और इस तरफ ऋण सिरा है। ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, और ये है लूप। इस लूप को थोड़ा व्यवस्थित लूप जैसी आकृति दे देते हैं, तो ये है वृत्ताकार लूप। अब होगा ये कि जब आप इस तरफ से यानी कि लेफ्ट वाले हिस्से से, बाईं ओर वाले हिस्से से जब विद्युत धारा को प्रवाहित करवाएंगे तो आपकी ओर से देखने पर यह विद्युत धारा घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त बह रही है। चूंकि इसमें विद्युत धारा दक्षिणावर्त बह रही है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें विद्युत धारा दक्षिणावर्त बह रही है, तो इसमें बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता लगाने के लिए मुझे इसमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करना पड़ेगा। विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है बच्चों, यहाँ से ऐसे, तो जब विद्युत धारा ऐसे बह रही है तो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार का बनेगा, यानी कि ऊपर की ओर से आपकी ओर आएगा और अंदर की ओर से अंदर की तरफ जाएगा। तो मैं अगर इसको बोर्ड पर बना करके समझाने का प्रयास करूं तो सर्वप्रथम तो सीधी सी बात है, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं की बात कर रहा हूं, या मैंने यहाँ पर रेत बिखेर दी थी मैंने यहाँ पर लोह चूर्ण बिखेर दिया था, उस लोह चूर्ण को जब गोंद की सहायता से जब बिखेरा गया और विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो सीधी सी बात है लोह चूर्ण भी वृत्ताकार आकृतियों में परिवर्तित हो जाएंगे। मान लेते हैं हम उन वृत्ताकार आकृतियों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम उन्हें बनाएंगे तो हम ये पाएंगे कि पहला वृत्त इस प्रकार का, उससे बड़ा वाला इस प्रकार का, उससे बड़ा वाला वृत्त इस प्रकार का। ऐसे यहाँ भी वृत्तों का निर्माण होगा, लेकिन जैसे जैसे वृत्त बीच की ओर आएंगे हमें एक सीधी सरल रेखा, हालांकि यहाँ जगह की थोड़ी कमी थी, लेकिन हमें यहाँ बीचों बीच जब इनके कर्व फैलते चले जाएंगे, जब इनके वक्र फैलते चले जाएंगे तो हमको बीच में सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। ये तो हो गई बनने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की आकृति। बात करें यदि उनकी दिशाओं की, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की दिशा बना रही है, यहाँ आप लोग आसानी से इमेजिन कर पाओगे। आप ये जानते ही हो कि धन सिरा लेफ्ट की तरफ है, यानी कि विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त, इसे दक्षिणावर्त कहा जाता है। तो ये दक्षिणावर्त अगर करंट फ्लो हो रहा है यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बनने वाली चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये दक्षिण हस्त है, अंगुष्ठ ऊपर की तरफ है जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के हिसाब से बनने वाली चुंबकीय बल रेखाएं इस दिशा में बननी चाहिए, यानी कि अंदर की ओर तो उनकी जो दिशा है वो ऊर्ध्वाधर रहेगी और बाहर की ओर उनकी दिशा नीचे की ओर रहेगी। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो यहाँ पर विद्युत धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। यदि मैं यहाँ दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाता हूँ तो मैं प्राप्त करता हूँ कि अगर अंगूठा नीचे की ओर है तो विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है, यानी कि बाहर की ओर आने पर वो नीचे आ जाती है और अंदर की ओर से वो कहाँ जाती है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो अंदर की ओर देखने पर मुझे इनकी दिशाएं ऊपर की ओर मिलती है, जबकि बाहर की ओर निकालने पर मुझे इनकी दिशाएं नीचे की ओर दिखती है। तो यदि मैं एक साधारण दिशा यंत्र की सहायता से इसको समझने का प्रयास करूँ तो मान लेते हैं कि जो दिशा विद्युत धारा की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो लूप के अंदर यानी कि पाश के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो साउथ से नॉर्थ की ओर होगी, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर होगी, जबकि जो पाश के बाहर वाला हिस्सा है उसमें वो उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, दोनों तरफ। यहां भी देखिए आप चुंबकीय बल रेखाएं नीचे आ रही है और यहां भी देखिए आप चुंबकीय बल रेखाएं नीचे आ रही है। ये एक साधारण सी जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं यहाँ इसको कर लेने के बाद में पाश वाला जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं।
अब यदि मैं इसके निष्कर्ष की ओर चलूँ कि हमें इसमें याद क्या क्या रखना है, सीधी सी बात है, बहुत सारी चीज़ें तो याद तो रखना ही पड़ेगी। याद ये रखना है कि पाश होता क्या है। तो यदि किसी सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार मोड़ दिया जाए कि उसको वृत्ताकार आकृति दे दी जाए तो उसे कहा जाता है वृत्ताकार पाश। वृत्ताकार पाश में भी हर बिंदु पर कई सारे वृत्त बनते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। वे सारे के सारे वृत्त पाश के केंद्र में एक सीधी सरल रेखा में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम उसके दिशाओं की बात करें तो यदि हमने पाश को कुछ इस प्रकार संयोजित किया है कि उसमें बहने वाले करंट की जो दिशा है वो दक्षिणावर्त है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में है, तो उसके अंदर की ओर बहने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, जबकि बाहर की ओर बहने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। ये जो मैंने अभी निष्कर्ष आपको बताया सिर्फ पाश में इतना ही ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ते हैं परिनालिका की तरफ, जिसमें हम ये समझेंगे परिनलिका में कि किस प्रकार किसी परिनलिका के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है या फिर परिनलिका क्या होती है। तो आइए इस टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारे अगले टॉपिक यानी कि किसी परिनालिका के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन करने को और परिनालिका के अध्ययन करने के पहले हम पिछले टॉपिक यानी कि पाश का एक अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य और समझ लेते हैं कि हमें पता है कि जो पाश होता है उस पाश के केंद्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यानी कि अगर सीधे धारावाही चालक के मुकाबले किसी पाश का निर्माण करवाया जाए तो उसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्योंकि एक पाश से भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो आप सोचिए कि यदि एक और पाश यानी कि इसके पास एक फेरा और यदि इसी तार का बना दिया जाए या दो फेरे और बना दिए जाए तो उससे और अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी चुंबकीय क्षेत्र भी और अधिक क्या होता जाएगा, प्रबल होता जाएगा। इसका अर्थ ये है कि यदि आप n बार का मतलब कुछ बार यदि उसको लपेट देते हैं यानी कि पाश को और कई बार घुमा देते हैं, उसकी कुंडली को और अधिक कुंडलित कर देते हैं, तो इससे जितनी अधिक बार आप उसको फेरे लगाएंगे यानी कि जितनी अधिक बार आप उसको घुमाएंगे उतनी अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यानी कि फेरों की जो संख्या होती है, किसी भी तार को यदि हम कई बार लपेट दें, किसी एक लंबे तार को कई बार यदि लपेट दें तो ऐसे कई सारे पाश एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब उनको जितनी बार हमने लपेटा, जितने n फेरे हमने लगाए, उतने ही n फेरों के संगत हमें अधिक चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। यानी कि यदि एक फेरे से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र कई सारे फेरों से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र से कम होता है, तो हम चाहें तो ऐसे लूप को, ऐसे पाश को कई बार फेरे लगा करके अधिक स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम आते हैं परिनालिका पर। परिनालिका किसको बोलते हैं? सीधी सी बात है बच्चों कि यदि किसी बेलन, किसी साधारण गत्ते का टुकड़ा है, इस गत्ते के टुकड़े पर तांबे के विद्युत रोधी तार यानी कि तांबे का ऐसा तार जो हमारे घर में अमूमन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में उपयोग में लिया जाता है, उस तार को यदि हम किसी गत्ते के टुकड़े के ऊपर इस प्रकार लपेटे कि वो स्प्रिंग की शेप बना ले तो ऐसी आकृति को हम बोलते हैं परिनालिका। अब इसकी आधिकारिक परिभाषा आपकी बुक में दी हुई है, जो ये लिखी हुई है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहा जाता है? परिनालिका। तो अनेक कुंडली अपने को बनानी है, मतलब पास पास में इसको लपेटना है जैसे इससे एक स्प्रिंग बन जाए, और जब वो स्प्रिंग बन जाती है तो बेसिकली उस स्प्रिंग को ही क्या कहते हैं हम लोग? परिनालिका। अब परिनालिका की एक खासियत होती है कि इसको यदि हम बैटरी से जोड़ दें, इसके दोनों अंतिम सिरों को, इसके जो दो तार निकलते हैं उन तारों को यदि हम बैटरी से जोड़ दें और स्विच को ऑन करें, तो जब इसमें करंट प्रवाहित होगा, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। सीधी सी बात है, इसे ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, जिसे हम चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं। तो जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो जैसे हमने पाश में देखा था कि पाश के अंदर जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र में बन रहा था, वैसे ही यहां तो हमने जाने कितने पाश को पास पास में बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में यह बन गई परिनालिका, और परिनालिका जो चुंबकीय क्षेत्र बनाती है वो बिल्कुल किसी क्षण चुंबक की तरह चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। आपको ये पता है कि अगर एक क्षण चुंबक को यदि हम लें यहाँ पर, तो उस क्षण चुंबक के अंदर बनने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो n सिरे से s सिरे की ओर इस प्रकार बनती है, वक्राकार। इस प्रकार के वक्र बनते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ। बिल्कुल उसी तरीके से इस परिनालिका का भी एक सिरा n ध्रुव की भांति और दूसरा सिरा s ध्रुव की भांति, यानी कि एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है जैसे उसमें करंट को फ्लो करवाते हैं। और वैसे ही उसमें बनने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं की भांति बनना शुरू हो जाती है। हालांकि हम इन्हें देख तो सकते नहीं है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, किंतु निश्चित रूप से एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि एक जो परिनालिका होती है
वो बिल्कुल किसी क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है और उसमें बनने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वे भी उसी प्रकार वक्राकार होती है जैसे किसी क्षण चुंबक के आसपास बनने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि एक परिनालिका जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो क्षण चुंबक की भांति अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेती है। किंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण इससे ये है, क्योंकि ये तो हमने क्षण चुंबक में वैसे ही जान लिया था, अधिक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी कुछ खासियतें हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें अंदर की तरफ बनने वाली चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के सदैव समांतर बनती है। यानी कि इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं बनती है वे सदैव एक दूसरे के समांतर बनती है और उनकी अंदर की ओर जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी कि उसमें बनने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो पहली चीज़ तो यही हो गई कि किसी भी परिनालिका के अंदर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है और दूसरा उनकी दिशा अंदर की ओर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, जबकि बाहर उनकी दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर होती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है उत्तरी ध्रुव से, बाहर निकलता है और दक्षिणी ध्रुव से होते हुए वापस अंदर उत्तरी ध्रुव पर आकर के खत्म हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यहाँ पर तथ्य हो गए दो। पहला, दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है अंदर की ओर, दूसरा वो एक दूसरे के समांतर होती है और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है परिनालिका के संदर्भ में कि इसके अंदर जो भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो सभी बिंदुओं पर एक समान बनता है। चाहे कहीं पर भी हम देख लें, एक परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, किसी भी बिंदु पर देख लिया जाए। तो ये भी इसकी एक खासियत होती है। और अब एक चौथी बात जो परिनालिका के मामले में हमें इसके संदर्भ में हमें पता होनी चाहिए कि यदि हमें किसी नर्म लोहे के टुकड़े को, नर्म लोहे के किसी टुकड़े को यदि हम इस परिनालिका के अंदर रख दें, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक खाली जगह है, खाली स्पेस है जिसमें हालांकि बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। यदि हम इस खाली क्षेत्र यानी कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में इस परिनालिका के अंदर किसी नर्म लोहे के टुकड़े को इस प्रकार रख दें तो ये जो नर्म लोहे का टुकड़ा है, ये नर्म लोहे का टुकड़ा चुंबक में परिवर्तित हो जाता है जो किसी भी लोहे की वस्तु को आकर्षित कर सकता है। यानी कि हम इस परिनालिका की सहायता से चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन परिनालिका तभी कार्य करती है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के अंदर रखे हुए नर्म लोहे के टुकड़े का चुंबक में बदल जाना एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ये जो चुंबक बनी है ये वैद्युत चुंबक है क्योंकि इसका निर्माण विद्युत के कारण हुआ है। जब तक परिनालिका में विद्युत प्रवाहित होगी तब तक ये किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी और चुंबक की भांति व्यवहार करती रहेगी। जैसे ही हम करंट को बंद करेंगे, विद्युत को प्रवाहित होना रोक देंगे, वैसे ही इसके चुंबकीय गुण भी खत्म हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नर्म लोहे के टुकड़े को किसी परिनालिका के अंदर की तरफ रखने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसके लिए आप एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप एक लंबी सी कील को, जो आपके घरों में पाई जाती है, लगभग 3-4 इंच की कील को लेकर के अपने घर में पाए जाने वाले तार, तांबे के तार जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग भी हो, उस तार को उसके ऊपर लपेट दीजिए। अपने घर में जो पेंसिल सेल या कुछ बैटरीज जो उपलब्ध होती है, उन बैटरीज के दोनों सिरों को इससे ज्वाइन कर दीजिए। आप ये पाएंगे कि ये कील जो है ये लोहे के छोटे छोटे पिनों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगी। तो ये जो है ये वास्तविकता में एक वैद्युत चुंबक का निर्माण कर दिया गया है। तो परिनालिका वास्तविकता में क्या करती है? वैद्युत चुंबक के निर्माण करने में सहायता करती है। तो परिनालिका कई मामलों में महत्वपूर्ण होती है। इसे इंग्लिश में सोलेनॉइड कहा जाता है। और जब तक हम परिनालिका को नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी भी अन्य वैद्युत चुंबकीय उपकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको नहीं समझ सकते। तो जो परिनालिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कारण तो उसका यही है कि इसमें n बार फेरे होते हैं, जो हमने पास में देखा था कि यदि हम कई बार उसको लपेट देंगे तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इसके अंदर भी एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का फायदा ये होता है कि किसी नर्म लोहे के टुकड़े को इसके अंदर लगा दिया जाए तो इस स्थिति में इसके अंदर बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके कारण वो नर्म लोहे का टुकड़ा वास्तविक चुंबक की भांति व्यवहार करता है और चीज़ें, लोहे की वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित भी होती है। जितना अधिक हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, जितनी अधिक हम फेरे लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हम प्राप्त कर सकते हैं और उतनी अधिक प्रबलता से ये कील या ऐसे बनने वाला कोई भी वैद्युत चुंबक किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और चूंकि ऐसा चुंबक विद्युत की सहायता से बनाया जाता है इसलिए हम इसे अपनी मर्जी से इसकी तीव्रता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो इसलिए हमको किसी भी स्थायी चुंबक की आवश्यकता पड़ने की जरूरत ही नहीं लगेगी। हम कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी प्रकार के वैद्युत चुंबक का निर्माण कर सकते हैं, जो बहुत अधिक प्रबल हो सकता है, जो बड़ी बड़े वाहनों जितनी भारी चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और बहुत ही हल्के चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण कर सकते हैं, जो किसी हल्के से पिन को अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो ये हम पर डिपेंड करेगा कि हम कितनी अधिक विद्युत धारा और कितने अधिक फेरे लगा करके कुंडली का निर्माण कर रहे हैं या परिनालिका का निर्माण कर रहे हैं। तो परिनालिका अपने आप में एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वैद्युत चुंबक बनाया जाता है, इसलिए परिनालिका अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं एक कुछ प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। मान लेते हैं कि मेज पर एक वृत्ताकार पाश रखा हुआ है। आइए हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हम कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जो सबसे पहला प्रश्न इसी पेज पर जो दिया हुआ है वो ये है कि मेज पर एक वृत्ताकार पाश रखा हुआ है। आप इसको इस प्रकार इमेजिन कर सकते हैं, ये रखा हुआ है, मान लो मेज इस प्रकार की है और इस पर वृत्ताकार पाश रखा हुआ है। आगे प्रश्न में ये दिया गया है कि मान लीजिए इस पाश में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किस प्रकार की है? दक्षिणावर्त। जब भी आपसे कहा जाए दक्षिणावर्त तो आप घड़ी की सुई की दिशा में उसको चलाएंगे। आगे एक दिया गया है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। सर्वप्रथम हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करें ताकि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें। मान लेते हैं कि मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो 2 सेल से मिलकर बनी हुई है और इससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और विद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त है। अब हमसे कहा गया है कि पाश के अंदर और पाश के बाहर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कीजिए या बताइए कि वो दिशा किस ओर होगी। बहुत ही आसान तरीका है। यदि मैं इसी में अपने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को अप्लाई करने का प्रयास करूं तो विद्युत धारा तो ऐसे ही जा रही है, मतलब मेरा जो दक्षिण हस्त है वो इस ओर होगा। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं बाहर की ओर आ रही है, यानी कि पाश के बाहर उनकी दिशा पेज से बाहर की ओर होगी या टेबल से ऊपर की ओर होगी, और पाश के अंदर उनकी दिशा टेबल के अंदर की ओर होगी। तो हम इसका उत्तर ये लिखेंगे, स्पष्ट शब्दों में हिंदी में हमको इसका उत्तर ये लिखना है कि यदि सामने से अवलोकन करें तो पाश के अंदर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वे हमें पेज या फिर टेबल के अंदर जाते हुए प्रतीत होती है, और पाश के बाहर की ओर हमें चुंबकीय बल रेखाएं टेबल या पेज से बाहर आते हुए प्रतीत होती है। मैं आपको एक बार फिर डेमो करके बता देता हूं। आप यहां इमेजिन करो आपकी उंगलियां पाश के अंदर जा रही है। अगर आप ये सीधा हस्त है आपका दक्षिण हस्त है और विद्युत धारा की दिशा इस ही ओर है, तो आप ये देख पा रहे हैं, आप यहाँ आपकी उंगलियां अंदर जा रही है, यानी कि पाश में अंदर की तरफ आपकी उंगलियां अंदर जा रही है और बाहर की तरफ से वो बाहर निकल रही है। यानी कि जहां भी पाश होगा, मान लो कि मैं यहाँ में एक विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बना भी देता हूँ, तो जो दिशा होगी वो ऐसी होगी, इस तरीके से। यहाँ तो वो अंदर जा रही है और यहाँ वो कहाँ रही है? बाहर। तो पाश के बाहर से तो वो बाहर की ओर आएगी और अंदर की ओर वो अंदर जाएगी। पाश के अंदर वो टेबल के अंदर जाती हुई दिखाई देगी और पाश के बाहर की ओर वो टेबल से बाहर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमने इस कागज को या इस पाश को टेबल पे रखा हुआ है। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि पाश का जो बाहरी हिस्सा है, जो उसकी बाउंड्री है, उसके बाहर से तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर आ रही है और अंदर की ओर वो टेबल के अंदर जा रही है। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। बहुत साधारण सी बात है। ये प्रश्न नंबर 1 का जवाब था। प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए। मान लो ये N है और ये S है और ये किसी भी विद्युत क्षेत्र का N सिरा और ये S सिरा है। मान लेते हैं कि इसको और मैं थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करूं तो मैं एक बना देता हूं क्षण चुंबक, मैं एक हॉर्स शू मैग्नेट बना देता हूं, यानी कि नाल चुंबक बना देता हूं। तो मान लेते हैं कि ये N सिरा और ये S सिरा है। इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो बिल्कुल सीधी सरल रेखाएं होती है और इसी को कहा जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसी को क्या कहा जाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसके अलावा हमने अभी थोड़ी देर पहले परिनालिका के अंदर देखा था। परिनालिका के अंदर भी सभी बिंदुओं पर समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यदि मैं इसके आगे बढ़ूं तो अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो या तो शून्य होता है या इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर एक समान रहता है। तो हमारा सही उत्तर होगा सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, क्योंकि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसके बाद का जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।